नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं की नई तापमान रोधी 85 किस्म WH1309 विकसित की है। यह तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद अधिक पैदावार देने में सक्षम है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि गेहूं एवं जौ अनुभाग विभाग की ओर से गेहूं की 85 किस्म WH1309 विकसित की गई है। यह किस्म अन्य सभी किस्मों की तुलना में गर्मी के प्रति अधिक सहनशील है। आमतौर पर गर्मियों के दिनों में, खासकर मार्च के महीने में गेहूं की फसल तापमान बढ़ने के कारण खराब होना शुरू हो जाती है, जिससे उनके उत्पादन में कमी आती है। लेकिन नई किस्म WH1309 पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने इस किस्म का हरियाणा की राज्य बीज उपसमिति द्वारा अनुशंसा की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे गेहूं की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने नई फसल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और नई किस्म विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। देखिए कुलपति ने इस बारे में विस्तार से क्या बताया और नई किस्म की खास बातें भी सुनिए। आज हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा जो गेहूं की नई किस्म है WH1309 उसकी चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं एक मुख्य खाद्य फसल है और धान गेहूं फसल चक्कर काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में पूरे प्रांत में क्या भारतवर्ष में उगाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं कि जलभराव की समस्या है। गन्ने के बाद कई बार जो किसान भाई गेहूं की बिजाई करते हैं, इसी प्रकार से कुछ कारणों से यदि पछेती दशा में गेहूं की बिजाई करनी हो तो उसमें एक समस्या खास तौर से आती थी कि मार्च के महीने में जब तापमान गर्म होता था तो गेहूं का दाना भी पिचक जाता था और उससे पैदावार पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता था। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर गर्ग, निदेशक अनुसंधान के दिशा निर्देश में गेहूं और जौ अनुभाग के द्वारा इस विषय पे काम किया गया और इस बार हमने ये जो गेहूं की नई किस्म है WH1309 ये विकसित की है। इस किस्म की यही सबसे बड़ी खूबी है कि यूँ तो पछेती दशा में गेहूं बुझाई का उपयुक्त समय 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक है, लेकिन WH1309 किस्म को हम इस दौरान तो उगा ही सकते हैं, बल्कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी इसकी बिजाई की जा सकती है। वो इसकी एक विशेषता है और उसका कारण जैसा कि बताया गया कि जो मार्च के महीने में गर्मी पड़ती है उसका प्रभाव इस किस्म पे कम पड़ता है और इसकी पैदावार जब हमने इसको किसानों के खेतों पे जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी इसका परीक्षण किया तो वहाँ भी 40 से 50 मन प्रति एकड़ की दर से इसने पैदावार की। यदि इसको हम सिंचित क्षेत्रों में उपयुक्त समय पे लगाएं तो इसकी जो पैदावार है वो 54.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और अधिकतम पैदावार जो है वो 64.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी जो खूबी हमने जब किसानों के खेतों पे इसको उगाया, आप कहेंगे कि इससे पहले जो हमारा चेक है वो WH1124 है, जिसकी पैदावार औसत पैदावार 48.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसकी अपेक्षा में WH1309 की जो औसत पैदावार है वो 54.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अतः यह हमारे चेक से लगभग 12.7% अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। जहाँ तक इसकी गुणवत्ता की बात है, ये किस्म के जो दाने हैं वो मोटे भी हैं, चमकीले भी हैं
और पौष्टिकता की दृष्टि से भी, और जो चपाती बनाने के लिए भी एक अच्छी किस्म जो है ये पाई गई है। इस किस्म में जो मुख्य बीमारियां हैं, पीला रतुआ है, भूरा रतुआ है या अन्य बीमारियां, उनके प्रति भी ये रोग रोधी किस्म है। इस किस्म को हम जो जैविक हमारी या प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसमें भी आसानी से उगाया जा सकता है। यदि मैं खाद की मात्रा की बात करूं तो इस किस्म में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास व 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इस किस्म के, क्योंकि गिरने की भी एक बहुत बड़ी समस्या खास तौर से रहती है जब आखिर में हम पानी देते हैं, तो इसकी ऊंचाई 98 सेंटीमीटर है, इसलिए इसके गिरने का खतरा भी ना के बराबर है। ये किस्म मैं मानता हूं कि पछेती दशा के अंदर एक वरदान साबित होगी, और इस वर्ष का जो अप्रत्याशित मॉनसून है या ज़्यादा बारिश है, ऐसे क्षेत्र पर जरूर रहेंगे जहाँ पे हमारी खेत बत्तर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी इस किस्म की हम बिजाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अतः हमारे किसान भाइयों के लिए ये अच्छी साबित होगी, और मैं बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा हमारे पूरे गेहूं एवं जो अनुभाग, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, हमारे डायरेक्टर रिसर्च हैं, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, सभी अधिकारी हैं, और ख़ास तौर से वैज्ञानिकों की टीम जिन्होंने इस किस्म को निकाला है। लगातार विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयासरत है, और हमने आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में भी, चाहे वो अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, चाहे अच्छा चपाती स्कोर देने वाली हमारी किस्में हैं, और चाहे पछेती दशा की भी किस्में हैं, गेहूं हो, सरसों हो, दाल वाली फसलें हो, सभी में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि आपके माध्यम से ये हमारे किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी, और किसान भाई इसका बीज यहाँ से लेकर इसका फ़ायदा उठा पाएँ। सर, ये किस्म कितने समय में तैयार की गई है, कितना समय लगा इसको? देखिए, किसी भी किस्म को जब हम तैयार करते हैं लगभग 10 से 12 साल का समय लगता ही है, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि ये एक किस्म, हम सभी किस्मों पे लगातार काम करते रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले हमने 4 वर्षों के अंदर 40 से ज़्यादा किस्में जो हैं विभिन्न फसलों की निकाली है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, और कि एक पर्टिकुलर किस्म पे काम नहीं होता है, बल्कि हम उन गुणों को, उन नई जो ब्रीडिंग की टेक्निक्स है उनको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। बीज देखिए, इस मेले पे जब हम मेला आयोजित करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा उस पे ही हम किसानों को बीज जरूर दें, क्योंकि जब कोई किस्म निकलती है तो उसका शुरू में बीज सीमित मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना बीज है ताकि हम अगले साल भरपूर मात्रा में किसानों को बीज दे पाएंगे, और इस बार भी किसानों को हम बीज अवश्य है जी। मेले में देखिए, हमारी जैसे सरसों की हमने RH 1975 है, और जो किसानों की सबसे बढ़िया पसंदीदा है RH 725 है, 1424 है, 1706 है। ऐसे ही गेहूं के अंदर हमने WH 1270 जो निकाली थी, उसका पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। 1124 जो हमारी पुरानी किस्म है। तो जितने भी ऐसे ही मूंग बीन के अंदर भी हमारे पास है, क्योंकि कुछ लोग, हालांकि उसका समर में ही ज़्यादा बिजाई होती है, तो इस टाइम पे भी कुछ लोग लेना चाहेंगे तो उसका बीज भी कुछ मात्रा में हम दे पाएंगे। लेकिन रबी में चाहे चना है, सरसों है, गेहूं है, जौ है, सबका बीज वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। सर, जैसे अभी प्राकृतिक आपदा आई है, जिसमें बाजरा और जो दूसरी फसलों का खराब हुआ है, तो जिसमें जीरी में अभी भी पानी है, क्या समझते हैं कि जीरी आगे बच पाएगी या पानी का कितना लेवल उसको? देखिए, धान में अभी तक हम बहुत ही सुरक्षित हालात में हैं, क्योंकि धान पानी का पौधा है, आप लोग जानते हैं, और निश्चित रूप से
उस पानी में यदि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सभी वैज्ञानिक विभाग पूरी तरह से सचेत है और समय समय पे किसानों को हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि उस दिशा में वो क्या करें। धान में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी आशंका नहीं है, कोई नुकसान की बात होगी। निश्चित रूप से हमारी खास तौर से कपास जहाँ पे वो हवा की वजह से गिरी है या बाजरा में नुकसान जरूर हुआ है और उसके लिए संबंधित विभाग, खासतौर से कृषि विभाग पोर्टल खोल के उसकी जानकारी लेके सरकार उसके लिए पूरी तरह से सचेत है। और कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी जैसे कंटीजेंट प्लान की जो मैं बात करता हूँ कि पानी जो उतरेगा कौन सी फसल उसको बोनी है, इसका पूरा प्लान हमारे निदेशालय के द्वारा तैयार किया जा चुका है ताकि किसान को हम तुरंत बता सके कि किस परिस्थिति में उसने किस फसल की बिजाई करनी। बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो रूटीन के अंदर कितना टेम्परेचर पुरानी जो वैरायटी सेम कर सकती है, कितना टेम्परेचर आप मार्जिन होता है? देखिए, जब भी तापमान जो है हमारा सूट अप करता है, आप ये मानिए कि 35 डिग्री से ऊपर एक, लेकिन जब भी 35-37 डिग्री के पार जाता है तब नुकसान हमें इस टाइप का होता है। ये कितना ऐसे उसका जो सहन करने की बात है कि इस टेम्परेचर पे इसकी पैदावार पे कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मौजूदा टेम्परेचर से कि इसमें प्रभाव कम है। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद सर। ट्रैप वाला भी अभी करवा दें इनको। एक ट्रैप वाला भी हमने कल डॉक्टर सुनीता, मोटा मोटा सा बता देते हैं। हाँ, एक और विषय है जो अभी पीछे हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया था, उसके संबंध में विश्वविद्यालय ने एक जो है गवर्नमेंट ट्रैप कोई बात नहीं, लॉन्च किया है, कम कीमत का लॉन्च किया है और इसके बारे में मैं प्रिंट मीडिया में तो पब्लिश हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मैं कुलपति जी से निवेदन करूँगा इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले आपका पुनः मैं स्वागत करूंगा और निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय इस तरह के कार्य करता रहता है ताकि किसान को हम बहुत कम दाम पे, बल्कि जो उसके घर में भी है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हुए ही हम कुछ ऐसी तकनीक करें ताकि किसान को लाभ भी ज़्यादा हो, उसकी कीमत भी कम हो और वो ज़्यादा समय तक चल सके। तो इसी दिशा में ये फेरोमोन ट्रैप आप देख रहे होंगे, ये कुछ नहीं है, जो फल छेदक मक्खी होती है, आपने देखा होगा अमरूद काना हो जाता है आपका, आप बाजार से कोई भी कुकुरबिट खीरा लेके आए, लौकी लेके आए तो उसमें वो एक दाग पड़ा होता है, वहाँ से घिया मुड़ जाती है, तो ये फल मक्खी के कारण होता है। तो उस फल मक्खी का जो नर है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये सेप्टा है, एक आप लकड़ी का एक ये जो टुकड़ा आप इसमें बीच में देख रहे हैं, इसमें जो है हम जो फेरोमोन्स हैं वो डाल देते हैं, उससे इसको सैचुरेट कर देते हैं और वो उसकी गंध के कारण ये सुराख आप इसमें देख पा रहे होंगे, इन सुराख से वो अंदर चला जाता है, ये सोचते हुए कि इसके अंदर मादा है, लेकिन वास्तव में मादा नहीं है बल्कि ये सेप्टा है। और उसी के कारण जब नर जो है वो इसके अंदर चला जाता है तो निश्चित रूप से प्रजनन क्षमता और वो आगे मेटिंग नहीं कर पाएगा, तो कीड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात उसकी पहचान हमें पता लग जाता है कि ये कीड़ा अभी आ गया है। यदि वो थ्रेशोल्ड से कम है तो छिड़काव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बात, उसकी संख्या तो अपने आप ही कम हो जाएगी और हमें नुकसान भी कम होगा। इसकी कीमत जो है वो केवल 130 रुपये हमने रखी है और जो सेप्टा जो है वो 100 रुपये का 3 महीने में हमारे को बदलना पड़ता है। और इसकी उपलब्धता भी हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, मैडम सुनीता है और इनकी पूरी टीम जिन्होंने इसको निकाला है वो बधाई के पात्र भी है। और मुख्य उद्देश्य यही था
कि हम कम से कम कीमत में, और ये कभी खराब नहीं होता है, बस समय पे इसको हम बदल दें। और ये सेप्टा भी हम जो है यहीं से उसको पैक्ड करके जो है 100 रुपये की कीमत में दे रहे हैं, ताकि किसान भाई अपनी फलदार फसलों में और जितने भी कुकर बिट्स हैं जहाँ फल मक्खी का प्रकोप होता है उसको बड़े कम दाम पे काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। इससे हमारा एक तरफ जो हम रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं, हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और हमें शुद्ध वेजिटेबल्स और फ्रूट प्राप्त हो, उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। और इससे किसान का खर्च भी कम लगेगा, आय भी बढ़ेगी। और 1 एकड़ में ये 14 से 16 जो है हम इनकी सिफारिश करते हैं, इतनी मात्रा में लगा दें तो हमारा अच्छे से इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो ये भी एक तकनीक विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई है, मैं आपके माध्यम से। इससे रासायनिक खर्चा कम और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि जो हम जहर मुक्त खेती की बात करते हैं, रसायनों पे आधारित होने की जो एक समस्या सबके सामने है, तो कहीं ना कहीं हम रसायनों पे निर्भरता को भी कम करेंगे, अपने उत्पादन खर्च को कम करेंगे और हमें अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल प्राप्त हो पाएंगे। इस दिशा में एक प्रयास है। थैंक यू।